मित्रों नमस्कार। आज जो मैं बातचीत करूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से विद्यार्थियों की इस तरह की बातें आ रही थी कि आप थोड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स के बारे में बातचीत करें और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ जिन हायर सर्विसेज़ जैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, आरएएस, आईएएस या फिर साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो इन सब के लिए किस तरह से हम पुस्तकों के बारे में विचार करें, क्योंकि पुस्तकें अभी भी ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो पुस्तकें हैं। और जिस तरह से, जैसा मैं कई बार अपनी बात कहता हूँ कि शिक्षा बाजार के हवाले हो गई है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और जो मार्केट फोर्सेज हैं, जो बाजार की ताकतें हैं, वो हर चीज़ को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हो गया है। डिग्री क्लासेज या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोचिंग की कोई व्यवस्था ऐसी खास नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन डिमांड। मेन डिमांड जो है वो सर्विस की, और सर्विस के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन है, इसे बार-बार कहा गया कि एजुकेशन का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक बनना है। किंतु नौकरी का भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि शिक्षित लोग उन पदों पर काम करें, अच्छे पढ़े लिखे लोग मिलें जो पब्लिक सर्विसेज में, जनता की सेवा में, आपके एजुकेशन में, रेवेन्यू में, विलेज सर्विसेज में और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अच्छे लोग मिलें, और अच्छों में से अच्छे छांटने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, जब हम बुक्स की बात करते हैं, तो वैसे तो क्या है कि जो मैं एक बात बहुत समय से सोच रहा था, तो कई जो विद्यार्थी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं चैनल के, उन सब का ये आग्रह था कि सर आप जो हैं थोड़ा-सा प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो वीडियो हैं, वे इतिहास और दूसरी जो करंट अफेयर्स हैं, या कोई करंट प्रॉब्लम है, या करंट कोई डिस्कशन में कोई चीज़ चल रही है देश में, उन सब पे मैं बातचीत करता रहा हूँ। तो अब जो है, एक जो डिमांड रहती है कि आप जो है थोड़ा-सा इस पे कंसंट्रेट कीजिए। तो मैंने फोकस तो नहीं किया ज़्यादा कॉम्पिटिशन पे, क्योंकि किताब भी मेरी जो लिखी गई हैं ज़्यादातर रिसर्च बुक्स हैं। तो पहले जब हम किताबों के बारे में बात करें, तो पहले तो ये समझ लें, जो एक भ्रम पैदा हो गया है पुस्तक वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पुस्तक जो है, कि वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कंटेंट जो आएगा वो भी पुस्तकों की तरह तैयार होता है, तो कंटेंट वहाँ भी है और कंटेंट बुक्स में भी है, किंतु फॉर्मेट दोनों का डिफरेंट है। एक तो क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कई संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, विद्युत भी होनी चाहिए, आपके जो है नेट भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पुस्तक एक ऐसा है जिसमें ज्ञान संचित रहता है, और उसे जब चाहें अपनी सुविधानुसार जहाँ से निकाल करके उसे देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक एडिशनल फैसिलिटी के रूप में, एक और सुविधा के रूप में विकसित हुई है, और उसको लाभ हम उतना ही लें कि सहायक सामग्री के रूप में हम उसको रखें। जबकि हमारी भूल क्या हो जाती है कि हम उसे जो है एक ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो है विकल्प है। पुस्तक का विकल्प कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब ये सब नहीं हो सकते, इंस्टाग्राम वगैरह जो है। ज्ञान के लिए तो पुस्तकों की शरण में जाना ही होगा। तो अभी तो पुस्तक को रिप्लेसमेंट की बात संभवतः नहीं हो पाई है। तो एक तो ये समझ लें कि पुस्तक का विकल्प कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को न करें। दूसरा क्या होता है, इन दोनों जिस तरह की स्थिति चल रही है कि कोचिंग के बिना कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाएं अधिकांश का हो गया ग्रेड 1 तक, ग्रेड 1 में जैसे हम राजस्थान का लें या अन्य राज्यों के उदाहरण लें, केंद्र सरकार का भी उदाहरण लें, जैसे पीजीटी होता है, जैसे हम यहाँ व्याख्याता कहते हैं राजस्थान में, या यूपी में भी लेक्चरर कहते हैं उसको। तो ये जो हर जगह इंटरव्यू इसमें खत्म कर दिया गया है, रिटन तक रखा गया है कि माना गया कि इंटरव्यू होने से सब्जेक्टिविटी आ जाती है, इसलिए टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिविटी, और इसको प्योरली मेरिट बेसिस पे कर दिया जाए। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिविटी की बात है, वो तो रिटन में भी लोग कितने तरीकों से, अनुचित तरीकों से जो है वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। खैर वो मेरे इस वीडियो का विषय नहीं है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो कोचिंग है,
एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है और होगा वो, क्योंकि जब बाजार के नियंत्रण में आ रही है शिक्षा तो बाजार वो होगा। और उसमें भी क्या है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले से, अनेक लोग तो ऐसे हैं जो प्रशासनिक सेवाएं या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की नौकरी छोड़ करके फुल टाइम कोचिंग की ओर डाइवर्ट हो गए। उनको ज्यादा लाभप्रद दिखाई दिया ये व्यवसाय, इसलिए आए। ये नहीं आए ज्ञान बांटने आए, ना 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 किसी को ज्ञान बांटने आए, ना किसी का चयन करवाने आए, बल्कि वो धन कमाने के लिए आए। ठीक, अच्छी बात है, ये तो अपना अपना परसेप्शन है। आप सोसाइटी में आते हैं, कोई धन कमाने में रुचि लेता है, कोई नाम कमाने में रुचि लेता है, कोई ज्ञान कमाने में रुचि लेता है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो बहुत वैरायटीज यहाँ पे हैं। तो ये जो कोचिंग है, इसका एक और जो कड़ी चलती है इसमें, क्योंकि इसमें कई लेवल्स हैं। आज तो एक कस्बों में, गांवों तक में भी कोचिंग की फैसिलिटी हो गई है, लेकिन उसमें उसी स्तर की सामग्री, उसी स्तर के जो ट्यूटर्स हैं वो मिलेंगे, क्योंकि ट्यूटर्स जो हैं, जो वेल पेड हैं, वो जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, फिर इंस्टीट्यूट का नाम होता है। ये मान लिया गया है कि बिना कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षा नहीं दी जा सकती, ये गलत अवधारणा है। यदि चाहे कोई आदमी सेल्फ स्टडी से भी अपना रास्ता पार कर सकता है, लेकिन जब ये संसाधन विकसित हो गए, दीज आर एड्स, ये मतलब एड हैं कि आप जो है नहीं कर पा रहे तो इनकी सहायता लीजिए, और इनकी सहायता लेकर के आप अपने गोल को अचीव कीजिए। इतनी बात हम देख सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लें, ज्यादातर लोगों को, चाहे वे सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, और इवन वो जो है ग्राम सेवक, क्लर्क, पटवारी, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर जो भी दे रहे हैं, उनको एक तो कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि पिछले कुछ 20-25 वर्षों में, जबकि हमने माना ये था 21वीं सदी ज्ञान की सदी होगी और भारत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किंतु जो 25 वर्षों का परिणाम आया है, 1/4 ऑफ सेंचुरी ओवर हो गई। इसमें हमने देखा कि प्रवृत्तियां ऐसी हुई कि ज्ञान का जो स्तर है वो दिनों दिन हल्का होता जा रहा है। एमए तक तो विद्यार्थी किताब ही नहीं पढ़ता। कई बार हम साक्षात्कार में पूछते हैं विद्यार्थी से, भाई एमए में पेपर कौन कौन से थे? उसको प्रॉपरली पेपर का नॉमेनक्लेचर पता नहीं होता है कि पेपर क्या है, किस पीरियड का है, कुछ नहीं। और उनसे पूछो कि भाई इसमें किताब कौन सी पढ़ी, तो कोई एक आध किताब उन्होंने कभी कोचिंग के साथ में पढ़ ली हो तो नाम बोलेंगे, नहीं तो वो कोई किताब नहीं जानते। क्योंकि जो किताब बाजार में उपलब्ध हैं वो एक स्टडी मटेरियल के रूप में है, वो कोई मौलिक बुक्स नहीं है, जो कोई वो कोई क्लासिक्स नहीं है किसी सब्जेक्ट्स के, बल्कि वे बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज के साथ जो कि कॉपी की गई है उनकी इंफॉर्मेशन मूल पुस्तकों से। तो मैं पहले ये बता दूं कि पुस्तक जो है उनके बारे में तो थोड़ा जान लें। पुस्तक की मेरी जो अपनी समझ है उसमें 3 प्रकार की पुस्तकें, 4 प्रकार की पुस्तकें ज्यादातर होती हैं। एक पुस्तकें होती है जिनको हम शोध आधारित पुस्तकें हैं, जो या तो किसी ने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है या कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे की है, या वो पीएचडी के लिए, तब तो जो जिस तरह का स्तर हो गया उसमें पीएचडी से शायद ज्ञान का सृजन कम ही हो रहा है। लेकिन ठीक है, उसमें कुछ तो मेंटल एक्सरसाइज और वो तो होती ही है, इसलिए ठीक है, ना होने से सब कुछ बेटर होता है। तो शोध आधारित पुस्तकें होती है जिनको रिसर्च बुक्स और संदर्भ पुस्तकें कहते हैं। असल में एज सच रेफरेंस बुक जो हैं वो वे बुक्स हैं जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल पर, और जहां प्राइमरी सोर्स मटेरियल पूरा नहीं मिला तो सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ भी अपना ध्यान उसमें भी लेती हैं। लेकिन उसका उल्टा परिणाम क्या हुआ, मार्केट में कंफ्यूज करने के लिए कुछ जो लेखक हैं जो कंपटीशन के लिए फोकस करके किताब लिखते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया, चैप्टरों के अंत में या नीचे फुटनोट्स में कुछ किताबें जो कि सेकेंडरी बुक्स हैं, प्राइमरी सोर्स मटेरियल नहीं है, वो उन्होंने एज रेफरेंस दे दिया, और रेफरेंस देते हो रेफरेंस बुक हो गई। वो रेफरेंस बुक नहीं है, उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये तो मार्केट स्ट्रेटजी है लेखकों की भी और प्रकाशकों की भी। दूसरा क्या है कि जो शोधारित आधारित पुस्तकें हैं वो मौलिक पुस्तकें हैं, वो क्लासिक्स हैं, और वहीं से अब नॉलेज का आगे यहाँ क्रिएट होती है। और नॉलेज का प्रसारण के लिए फिर एक दूसरी तरह की किताब होती है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो है अधिकांशतः, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो एज पर सिलेबस लिखने की परंपरा पुरानी है, किंतु पोस्ट ग्रेजुएशन के क्योंकि पेपर्स बदलते ज्यादा रहते हैं तो टेक्स्ट बुक उतना नहीं लिखते लोग, किंतु जो संदर्भ पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का ही सहारा लेना पड़ता है। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो टेक्स्ट बुक्स हैं,
और टेक्स्ट बुक से स्कूल लेवल पर टेक्स्ट बुक की ज़्यादातर यूज होती है, वहाँ भी रेफरेंस बुक का चलन है, वहाँ रेफरेंस से कंसेप्ट दूसरे हैं। और एक जो है जो सिलेबस के हिसाब से लिखी जाती है वो पाठ्य पुस्तकें हैं। इसके बाद एक जर्नल बुक्स आती हैं। जर्नल बुक्स इस तरह की होती हैं कि आपने किसी महापुरुष की जीवनी लिख दी और वो जीवनी अपने आप में शोधाधारित भी है, वो संदर्भ ग्रंथ भी है, पाठ्य पुस्तक वो नहीं हो सकती, किंतु वो कोई रिसर्च नहीं की गई है, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट बुक किसी इशू पर लिखी गई है। तो वो किताबें जो हैं वो शोध और पाठ्य पुस्तकों के बीच की होती हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है वो होती है सहायक पुस्तकें, मतलब जो गाइड या वगैरह होती हैं वो हैं। पासबुक कहिए, गाइड बुक कहिए, या फिर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लंबे लंबे जो है वो एक्सरसाइज बना दिए, 1,000 प्रश्न, 2,000 प्रश्न बना दिए, और इसमें लोग जुटे हुए हैं। और जो लोग जुटे हुए लिख रहे हैं उसमें क्या है कि लेखन में और कोचिंग में वे लोग हैं ज़्यादातर कि जो लोग नॉर्मल तरीके से नौकरी प्राप्त नहीं कर सके, अच्छे थे, ब्राइट थे वो लोग, बट कुड नॉट गेट ए प्रॉपर जॉब। अब एक आदमी अच्छा पढ़ लिखने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाया, तो उसने दो ही बात सोची कि भाई बैठने से इंतजार करना नहीं है, एक तो कोचिंग खोले, दूसरा लोग पुस्तक लिखने में लग गए। पुस्तक लिखने का इतना ज़्यादा वो हुआ कि पहले बहुत लिमिटेड था, जहाँ सीमित होगा वहाँ निश्चित तौर पर आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी गिरेगी। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। तो यूं करके क्या है कि मास स्केल पर बुक्स का प्रकाशन शुरू हो गया। अब आप जैसे मैं इतिहास की पुस्तक की बात करूं, इतिहास में कम से कम 15-20 लेखक ऐसे हैं जो हर रोज एक नई किताब की घोषणा कर देते हैं, एक नई गाइड की घोषणा कर देते हैं। अच्छा है, वो लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किंतु जो पाठक है उसके सामने कंफ्यूजन क्रिएट भी कर देते हैं, क्योंकि जब ढेर इकट्ठा हो जाता है स्टडी मटेरियल का तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। कैसे चुने कि क्या चीज उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, और कौन सी चीज क्वालिटेटिवली करेक्ट और कौन सी नहीं है। तो कुछ लोग तो स्थापित लेखक हो गए हैं और उनका जो प्रचार तंत्र है वो बड़ा मजबूत है, और वे अक्सर स्वयं भी सोशल मीडिया पर अपने कृतियों की प्रचार करेंगे। मैं भी अपनी किताबें लिखता हूँ तो मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूँ, भाई ये मेरी किताबें हैं, अब आप देखें और उसका मूल्यांकन करें, उसको अंगीकार करें, अपनाएं, वो फिर आपके विवेक पर है। मैं उसके लिए ये नहीं कह सकता कि दिस इज द ओनली बुक, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये क्या है कि जो भाई मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और वो आपके लिए रेडीमेड सामग्री देते हैं, किंतु आपका मेंटल भार बढ़ा देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हमें ज्यादातर संदर्भ पुस्तक भी नहीं, लेकिन जो इनके बीच की पुस्तकें हैं, जैसे मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, हिस्ट्री में जैसे हम बताएं, हम लोग जब एमएम पढ़ते थे तो हमने ताराचंद के 4 वॉल्यूम आते हैं, फ्रीडम मूवमेंट, जो हिंदी में भी उपलब्ध हैं, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो वो ऐसी पुस्तक है जो पाठ्य पुस्तक भी नहीं है, जर्नल बुक है वो, मतलब उसको हम शोध आधारित नहीं कर सकते, लेकिन जर्नल है और वो एक उद्देश्य से लिखी गई है, वहां से तो बात चलता है। जैसे रजनी पामदत्त की किताब थी इंडिया टुडे, बिपिन चंद्रा की किताब थी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, या AR देसाई की किताब थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ऐसी बहुत जो चीजें हैं, ये ऐसी पुस्तक, जो कि AR देसाई, बिपिन चंद्रा की पुस्तकें तो शोध पुस्तक ही है, क्योंकि जो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये PhD थीसिस थी बिपिन चंद्रा की, और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म AR देसाई की PhD की थीसिस थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, जो 1962 में हुई थी। उसके बाद उसके निरंतर नए एडिशंस आते रहे। इवन जैसे हम देखते हैं टेक्स्ट बुक लिखी है सुमित सरकार ने मॉडर्न इंडिया, किंतु उस मॉडर्न इंडिया में जो रेफरेंसेज को देखोगे तो प्राइमरी सोर्सेज उसमें हैं। तो ऐसी गुणवत्ता वाली पुस्तकें, जैसे अब प्राचीन भारत में राजवली पांडे हैं, अब इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद भारत के इतिहास को खड़ा किया। राजवली पांडे हैं, रमाशंकर त्रिपाठी हैं, बाद में जो है ये भी आए हैं, KP जायसवाल हैं, एक लंबी लिस्ट है। इसके अलावा RK मुखर्जी हैं, उन्होंने भी लिखा। इधर जो है आपके एक पूरा ग्रुप चला, फिर जैसे ये क्लासिक्स हैं, रोमला थापर है, उपेंद्र सिंह है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। RS शर्मा का जितने भी वर्क्स हैं वे सब
बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो पता लगे कि हिस्ट्री में कंट्रोवर्सीज हैं और कंट्रोवर्सीज की वजह से क्या है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है विद हिस्ट्री टीचिंग राइटिंग रिसर्च ये है, और इसकी वजह से क्या होता है अनेक विसंगतिपूर्ण बातें सामने आती हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे पाठ्यक्रम को सिलेबस को ध्यान से देखें, फिर सिलेबस के हिसाब से कौन सी पुस्तक उनको जो एक ऐसे लेखक की लिखी हुई हो जिन्हें टीचिंग का रिसर्च का और राइटिंग का एक्सपीरियंस हो, तो उन पहले एक आधार है, जरूरी नहीं है एक जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो अच्छा राइटर हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये आदमी की शख्सियत, कई हमने से विद्वान देखे हैं कि जो इतने पुअर कम्युनिकेटर थे कि एज स्टूडेंट हम बिल्कुल नींद आने लगती रही थी, हम क्लास में कई बार जाना पसंद नहीं करते थे, जबकि उनका नाम इतना बड़ा होता था कि आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा नाम। मैं नाम किसी का बताऊंगा नहीं, किंतु ऐसे लोग होते हैं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि आप समझ नहीं सकते, बहुत क्लिष्ट लिखते हैं, विद्वान फिर भी वो है। तो क्या कई बार क्या इतनी ऊंची उसमें भी ना पहुंच जाए कि हम उसमें एक नाम सुन करके उसके पीछे लग जाए। तो एक तो किताब का चयन करते समय ध्यान रखें कि जहां तक संभव हो जो है अच्छी पुस्तक, जो इंडिपेंडेंट किताबें हैं जो कंपटीशन के लिए फोकस करके नहीं लिखी गई हैं, पहले उनमें से आप सिलेक्ट करें। कंपटीशन के लिए फोकस करके लिखी गई है तो उसमें भी क्या है आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक ही विषय पर 10 किताब बाजार में है, गाइड भी 10 बाजार में है, एंशिएंट हिस्ट्री पे 10 चीजें हैं, मौर्यन एम्पायर पे पूरी लोगों ने अपनी बुकलेट निकाल दी। इवन मैंने तो यहाँ देखा कि अभी कुछ दिनों पहले एक विद्यार्थी जो उसने स्वयं लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देना है, किंतु उसने जो है इंटरव्यू कैसे दें इस पर पूरी गाइड निकाल दी। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो एक तरफ खुद कंपटीशन भी दे रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इसमें कमाया भी जा सकता है, तो कमाई पे उतर आए हैं। तो ये जो पूरा एक अनार्की जैसी स्थिति क्रिएट हो गई है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना है। और आप यदि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं तो जो आपके टीचर हैं उनसे आप बात कीजिए, और जो टीचर एक तरह से कॉमर्शियल नहीं है और ना उनका कोई अच्छा एटीट्यूड है कि वो कॉमर्शियल होना चाहते हैं, जो अपने विषय को पढ़ाना चाहते हैं और उसके ज्ञान के प्रसारण में भरोसा रखते हैं। सहायक पुस्तक और गाइड को लास्ट में रखें, लेकिन उनमें भी क्या होता है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दिए 1000, आप उन 1000 को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आएगा तो फिर एग्जामिनर क्या कर रहा है। और अब इतना टफ हो गया है कंपटीशन। अभी आप देखें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में पॉलिटिकल साइंस के स्कूल व्याख्याता की जो प्रतियोगी परीक्षा हुई उसमें 40% का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रख दिए गए, तो उसमें एक भी विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और ये सब लोग कोचिंग भी गए होंगे, ये सब लोग गाइड और दूसरी सहायक पुस्तकें भी इन्होंने पढ़ी होंगी, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये विद्यार्थी जो थे गलती उनकी थी कि वे मूल पर गए ही नहीं, विषय के मूल पर नहीं गए। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इतिहास एक विषय जिसमें राजस्थान का इतिहास, आज राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इन सबको लेकर के एक पेपर होता है। और इस पर काफी जोर इसलिए दिया गया है कि जो राजस्थान में पब्लिक सर्वेंट बने उनको कम से कम अपनी इस क्षेत्र की इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इनमें किताबें आने लगी। मेरा संबंध इतिहास से। अब जिन लोगों ने ना तो राजस्थान इतिहास पर शोध कार्य किया, ना कोई लेखन कार्य किया, उनका कोई वर्क नहीं, और उन्होंने क्या किया कि आरएस का या दूसरों का सिलेबस देखा और उसके फोकस करके उन्होंने किताब लिख दी। उस किताब के बारे में उनको भी कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्यों पढ़ाई नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक मौका पाया। और कुछ लोगों ने इतनी चतुराई भी दिखाई कि उनको गवर्नमेंट पब्लिकेशन के रूप में भी प्रकाशित करवा दिया। अब वो कैसे किस अप्रोच के थ्रू हुआ, और उसमें लोग लाखों लाखों रुपए कमा गए। ठीक है, ये कमाना ही सब कुछ नहीं, क्योंकि जब आप विद्या के साथ जुड़े हैं तो कमाई यहाँ जो है सेकेंडरी चीज होती है, प्राइमरी नहीं हो सकती कि हमें पैसे कमाना है। फिर तो आप तेल बेचो, फिर किताब क्यों बेच रहे हो, किताब क्यों पढ़ते हो, किताब क्यों पढ़ाते हो। दूसरे और व्यवसाय, बहुत तरह के व्यवसाय हैं, लेकिन इस पर जो एक एथिकल होना चाहिए वो एथिकल बेस तो रह नहीं गया। एथिक्स जैसी चीज कुछ शब्द रह गए हैं कि आपके एथिक्स है, एक नीति होनी चाहिए,
आपका एक सही सही से लोगों को ठगा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये ठगा जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग मेहनत नहीं किए, वो लोग मेहनत किए हैं, किंतु अब उसमें चक्कर क्या हो रहा है, जैसे अभी जब जब कोई भी प्रश्न चैलेंज हो जाता है, तो उस चैलेंज हुए क्वेश्चन का निराकरण कैसे हो। तो ये मान लिया गया कि सरकारी प्रकाशन, ऐसे तो सरकार बहुत ज़्यादा प्रकाशन नहीं करती है, लेकिन सरकारी संस्थान जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय किताबें छापता है हिंदी में, और उत्तरी भारत में हिंदी मीडियम की डिमांड आईएएस तक भी है। तो उनका एक गुणवत्तापूर्ण काम था, उस पैटर्न पे दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी आए। ओपन यूनिवर्सिटीज में तो स्टडी मटेरियल मेन हो ही जाता है, इसके अलावा अनेक ग्रंथ अकादमियां हुई। ग्रंथ अकादमियां जो हैं वे सिंपली पब्लिशिंग का काम करती हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है कि ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, क्योंकि ये है क्योंकि उनका जो चैनल्स होते हैं किताब को अप्रूव करके जिस तरह से छापते हैं, तो चैनल बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जब अब कई तरह की जब सुपरफिशियल बाजारू चीजें छप जाए, तो आश्चर्य होता है कि यार इस तरह की चीज क्यों छप गई, क्योंकि बुक तो नहीं है, ये तो गाइड है, बुक होनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि आप पुस्तकें जब सिलेक्ट करें, एक तो ये देख लें कि ये बुक है, और वो बुक जो है एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसने कुछ उसका कुछ शोध कार्य वगैरह भी उसने उस पर किया हुआ है। और बाकी तो बाजार में ठीक है, बाजार ओपन है सबके लिए, और जो भी किताब लेखक है वो प्रचार करेगा, करनी भी चाहिए उसको। इधर क्या हो रहा है, सारे के सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्वयं ही प्रकाशक बन गए हैं, उन्होंने अपनी किताबें प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो अपने विद्यार्थियों को किताबें देते हैं, और जो विद्यार्थी उनके कोचिंग में आके अटेंड नहीं कर सकते, वो उनका पहले तो स्टडी मटेरियल मिलता था, अब तो उनकी किताबें आने लग गई हैं, किताब वो दे देते हैं। इसके अलावा उनके नोट्स होते हैं, नोट्स पहले लिमिटेड सर्कुलेशन होता था केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब वो नोट्स भी मार्केट में सर्कुलेट हो जाते हैं। टेस्ट वगैरह जो होते थे बीच जो है टेस्ट का जो सिस्टम था, वो भी टेस्ट का भी जो बुक है वो भी बिकने लग जाती हैं। तो ये कोई बड़ा व्यवसाय हो गया है। तो ये एक ऐसी भूल भुलैया है एक प्रतियोगी परीक्षा और पुस्तकों की, कि हम उसमें कहीं खो ना जाएं। तो इसलिए हमें बहुत ही कॉशियसली, जो मैंने कहा पहला स्टेप है, आप सिलेबस को ठीक से समझो, सिलेबस के अनुकूल पुस्तक खरीदो। फिर नाम, खाली नाम, जैसे अगर आदमी कंपटीशन की किताबों में नाम कमा रहा है, उसको उसका उसमें कुछ गुणवत्ता होगी तभी वो चल रहा है, बिना गुणवत्ता के नहीं चल रहा, केवल वो फर्जीवाड़े से नहीं चल रहा है। लेकिन आप उन पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाजार तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इतने सारे हथकंडे अपनाएंगे जो बाजार के लोग अपनाते हैं। उन बाजार की ताकतों से बचते हुए आपको अपना रास्ता तय करना है। तो ये जो जर्नल पुस्तक और ऐसी पुस्तकें पढ़ें, खासतौर पर जहां तक संभव हो जो कंपटीशन के नाम पर लिखी किताबें हैं, पहले उनको अवॉइड कीजिए। जैसे अब राजस्थान हिस्ट्री है, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, एम.एस. जैन, आर.पी. व्यास, वी.के. वशिष्ठ, मेरा भी थोड़ा बहुत दखल है। तो अब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के विभिन्न अलग अलग कंपोनेंट्स में काम किया। किसी ने मॉडर्न पे किया, किसी ने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे किया, किसी ने प्रेजेंट्स पे किया, किसी ने वर्कर्स पे किया, तो उस तरह से हैं। तो अब ये क्लासिक्स हैं। अब उन लोगों ने अगर बाई द वे कोई किताब लिखी है, तो उसको हम चाहे, अच्छा किताब खरीदना जरूरी नहीं है, कि ऐसे पुस्तकालय या तो आपके आसपास होंगे या विकसित किए जाएं, या उन पुस्तकालयों से जुड़ करके आप ऐसी पुस्तकें वहां संग्रह करवाएं, ताकि आप अधिक से अधिक किताबें उस स्टेज पर, प्रारंभिक स्टेज पर देख लें। बाद में फिर आपको एक बार सिलेक्ट करना है, बाद में कोई कितना भी अच्छा स्टडी मटेरियल जाए उसको इंक्लूड इस ढंग से नहीं करें, वरना तो आपका जो मूल है वो बिगड़ जाए। अगर आपने विषय को समझा है और किताब में उसको पढ़ा है, तो प्रश्न बनाने वाला कैसे भी प्रश्न बना ले, आप जवाब दे देंगे। किंतु आपने बने बनाए प्रश्न और बने बनाए जवाब रटने में अपनी ताकत लगाई, क्योंकि बौद्धिक क्षमता सीमित होती है, हर व्यक्ति के दिमाग की अपनी एक लिमिट होती है, उसके आगे अगर आप जाते हैं तो दिमाग काम करने बंद कर देता है। तो यूं करके मैं अभी आज इसमें इतना ही बता पाऊंगा कि आप जो हैं अधिक से अधिक मूल पुस्तक, पाठ्य पुस्तक तो कम से कम होनी ही चाहिए। अगर ग्रेजुएशन लेवल की कोई ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम के हिसाब से लिखी पुस्तक है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अध्यापकों के थ्रू, विद्यार्थियों के थ्रू उसकी भी स्क्रीनिंग होती है। वो बात अलग है, ज्यादातर लोग पासबुक खरीदने लग गए हैं
और पासबुकों में कुछ नहीं मिलता है। पहले तो आई थी पासबुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म, उसके बाद आई 1 मंथ सीरीज, 1 वीक सीरीज, अब तो 1 नाइट सीरीज आ गई। एक रात में आप पढ़ करके सुबह एमए के पेपर करके या एमए एमकॉम और आप जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो गंभीरता कितनी रह गई है ये सब आपको पता है। इवन जब हम एजुकेशन की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है टीचर्स के लिए, तो आप देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, इसके लिए कोचिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने जो बीएड किया है, ज़्यादातर बीएड फेक हो गए हैं, केवल एडमिशन लेते हैं लोग, क्लासेस नहीं होती है, सबको पता है इस बात का। इवन फर्जी डिग्रियां भी खूब चली हैं। तो आप देखिए उनको कोचिंग नहीं आता एजुकेशन में, लेकिन वो अध्यापक बनेंगे और कोचिंग के सहारे वापस इन सबको तैयार करके और प्रतियोगी परीक्षा में उतरेंगे। तो कैसे गिरावट जो हुई है वो छुपी नहीं है, समाज भी जानता है, राष्ट्र भी जानता है, सरकार भी जानती है, विद्वान भी जानते हैं, लेकिन आंख इसलिए बंद कर रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है, जो चल रहा है सो ठीक है। तो यूं करके जो जो मेरा खास स्ट्रेस है वो ये है कि किताबें, अच्छी किताबें पढ़ें, और जो कंपटीशन के लिए फोकस करके लिखी हो तो उसमें तो आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। जरूर पढ़ें, उसको भी देखें, लेकिन भिड़ते प्रारंभ उनसे नहीं करें। प्रारंभ एक बार टेक्स्ट बुक से करें। अगर आपने मान लो राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान का भूगोल, ये सब बीए लेवल पर भी चलते हैं, तो बीए लेवल की कोई भी किताब हो उसे आप एक बार पढ़ लें और तदोपरांत आप आगे बढ़िए जहां आपको अच्छा मिल सके। तो मैं इसी श्रृंखला में आगे भी बात करूंगा, क्योंकि खासतौर पर साक्षात्कारों में, जो साक्षात्कार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, उसमें पुस्तकों पर बहुत पूछताछ की जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप एक एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो आपको एकेडमिक्स की जानकारी हो। दूसरा क्या है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव, अभी तो डिपेंड करता है कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट किस ढंग का है, आर दे इंटेलेक्चुअल्स, आर दे रियली जेन्युइन पीपल, और सिफारशी लोग हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। तो अब उसमें जो आदमी जेन्युइनली होगा वो जेन्युइन क्वेश्चन से पूछेगा, और वो ऐसे प्रश्न रखेगा सामने, जैसे आप चाहे आरएस या आईएएस भी दे रहे हैं तब भी आपसे पूछा जाएगा आपने ये इसमें क्या किताब पढ़ी। आपकी अगर क्वालिफिकेशन में आप एमए या एमएससी या एमकॉम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हैं तो पूछेगा, उसमें वो किताब भी पूछेगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पर कोई बात करे या करंट अफेयर्स पर बात करे, उनमें भी अगर कोई करंट बुक्स आई हो, बुक बहुत चर्चा में हो, बहुत ऐसी पुस्तकें जो क्लासिक्स हैं, उन क्लासिक्स की जानकारी आपको हो, या हिस्ट्री में साहब ये आर एस शर्मा को आप जानते हैं, आर एस शर्मा की कोई वर्क आपको पता है, तो मैं नहीं कह रहा आर एस शर्मा ही कोई सब कुछ है, मतलब इस तरह से पूछे जाएं। तो मैं अगले जो इसके श्रृंखला में, क्योंकि मैं लगातार सोच रहा हूँ ये पक्ष काफ़ी कमज़ोर है, तो इसको थोड़ा सा मजबूत किया जाए। तो मेरा ये है कि जो है किताबें पढ़िए, और जहाँ तक संभव हो सुपरफिशियल, बाजारू, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें, लुगदी साहित्य से बचें, जो लुगदियों में छप रही हैं, जो अच्छे पेपर भी यूज़ नहीं होते हैं, अगर 2-4 बार उस किताब को पढ़ा लिया तो वो फट जाती है। तो अच्छी किताब पढ़ें, गुणवत्ता वाली, और उससे जो अच्छी क्वालिटी के पेपर में किताब होती है उससे जो बायर्स निकलती हैं वो भी अलग होती हैं, और लुगदी में से जो रेजेस, जो एंटी आपके नॉलेज और हेल्थ हैं, वो आपको प्रभावित करती हैं। तो किताबें जो हैं बहुत सोच समझ करके हमें पढ़नी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।